वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ गई। मैं अपने ढंग से अपने विद्यार्थियों को तैयारी कराने लगा। वे बड़े उत्साह से तैयार हो रहे थे। मुझे भरोसा था कि मेरे विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहेंगे। परीक्षा का दिन आया। बड़े साहब ने सबकी परीक्षा ली थी। आज मेरी कक्षा की परीक्षा थी। हमारी शर्त के मुताबिक स्वयं उनको ही परीक्षा लेनी थी। उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी कक्षा की परीक्षा नहीं लेनी। तुम्हारी कक्षा के सभी छात्रों को मैं ऊपर वाली कक्षा में चढ़ाता हूँ। मैं बोला, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करेंगे तो छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। बड़े साहब बोले, तो क्या उल्टे उनके साथ अन्याय होगा? मैंने कहा, जो छात्र ऊपर की कक्षा में चढ़ाने के योग्य नहीं हैं, उन्हें मैं नहीं चढ़ा सकूंगा। बड़े साहब बोले, पर मैं जानता हूँ कि तुमने सबको बराबर तैयार किया है। तुम्हारा शिक्षण मुझे मंजूर है। मैं बोला, सच है, पर क्या मेरा पढ़ाना सब में एक जैसा उग पाया है? किसी किसी पर तो उसका असर तक नहीं हुआ। वे कोरे के कोरे रहे हैं। बड़े साहब बोले, तो उनका क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। मैंने कहा, उनमें से कुछ को तो पाठशाला छुड़ा देनी चाहिए। रघा नाई का बेटा इतिहास, भूगोल और गणित में रुचि नहीं रखता। शाला में उसका दम घुटता है, पर वह ऐसा तेज तर्रार है कि कई नाइयों को काम में लगाकर बड़ी हजामत की दुकान बखूबी चला सके। उसे तो कटिंग सैलून की व्यवस्था का काम सीखने के लिए बंबई भेजा जाना चाहिए। बड़े साहब बोले, अच्छा, और कौन कौन पाठशाला के योग्य नहीं हैं? मैंने कहा, वे शाला के योग्य नहीं, ऐसा नहीं है, वरन शाला उनके लिए योग्य नहीं। वे जिस काम के योग्य हैं, वह काम पाठशाला उन्हें नहीं दे पाती। बड़े साहब बोले, अच्छा, यह बात है, पर ऐसे कौन कौन हैं? मैं बोला, जीवन सेठ का बेटा पुलिस विभाग के योग्य है। उसे अखाड़े में भर्ती करा दें। अगर सेठ इसकी यात्रा की व्यवस्था कर सके और यह अच्छे थानेदार के पास रहे, साथ ही थोड़ी कानून की पढ़ाई करे, तो 5 वर्ष में अच्छा जमादार बन सकता है। बड़े साहब ने पूछा, अच्छा, और कौन कौन कमज़ोर है? मैं बोला, जी, एक तरह से 3 छात्र और कमज़ोर हैं। मैं उनको छुट्टियों में अपने पास रखूँगा और ऊपर वाली कक्षा के लायक तैयार करूँगा। लेकिन साहब, हमारी इन शालाओं की रीति नीति और अभ्यासक्रम की सख्ती को लेकर क्या आपके पास कोई उपाय नहीं है? बड़े साहब, यह बात जाने दो। इस मामले में मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। यह बात मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। मैं बोला, नहीं श्रीमान। बड़े साहब, छमाही की तरह कुछ आयोजन कर रखा लगता है। तुम्हारी पद्धति अब मेरी समझ में आ चुकी है। आज शाला का वार्षिकोत्सव था। प्रतिवर्ष परीक्षा के बाद ऐसा उत्सव मनाया जाता है। जो छात्र ऊंचे नंबरों से पास हुए थे, उनको इनाम दिया जाना था। गांव के सेठ, श्रीमंत और अफसर उपस्थित थे।
इस अवसर का कार्यक्रम बनाने के लिए साहब ने मुझे कहा था। मैंने अपने ही विद्यार्थियों को वह काम सौंप दिया था। उन्होंने जो कुछ किया था मेरी सलाह से किया था। सबसे पहले डांडिया रास शुरू हुआ। आधे घंटे तक उन्होंने धूम मचाई। उसके बाद प्रतिस्पर्धा के खेल शुरू हुए। दौड़, लंगड़ी दौड़, 3 टांग की दौड़, कुर्सी दौड़ आदि। लोग बड़े गौर से खेलों को देख रहे थे। खेल खत्म होने के बाद मूक अभिनय शुरू किया। किसी ने गांव के सेठ का, किसी ने शिक्षाधिकारी का, किसी ने थानेदार का, तो किसी ने देश के नेता का सुंदर अभिनय करके बताया। उसके बाद लड़के अपने हाथों से बनाए चित्र ले आए। झुककर उन्होंने एक एक दर्शक को देखने के लिए दिए। पूरा कमरा विद्यार्थियों के चित्र देखने के लिए भर गया। अब इनाम देने का कार्यक्रम था। प्रतिवर्ष 125 रुपयों के इनाम दिए जाते थे। उन्हें होशियार लड़कों में वितरित किया जाना था। बड़े साहब खड़े हुए। हमेशा के रिवाज के अनुसार वे भाषण के 2 शब्द बोलने लगे। आज के पुरस्कार समारोह को मैं एक अलग रूप में देखता हूँ। ये जो मेरे पास भाई बैठे हैं, इन्होंने इनामों को लेकर मुझे नया ज्ञान दिया है। इस समय मैं 125 रुपयों के अलग अलग इनाम नहीं दूंगा, पर मुझे नया ज्ञान देने वाले इन भाई के नाम पर शाला में मैं एक वाचनालय स्थापित कर रहा हूँ। मैंने अपने उच्च अधिकारी से यह हुक्म प्राप्त कर लिया है कि प्रतिवर्ष इनाम की राशि का उपयोग वाचनालय के लिए हो। यह बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। व्यक्तिगत रूप से इनाम देने पर विद्यार्थियों में अभिमान और निराशा पैदा होती है, जबकि यह वाचनालय की व्यवस्था ऐसी है कि इनाम की राशि का लाभ सबको समान रूप से मिल जाता है। मुझको इनाम की निरर्थकता बताने वाले और शिक्षा में यह उत्तम प्रयोग करने वाले इन भाई का मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर यह बताना भी ज़रूरी है कि ये भाई मेरे पास 4ठी कक्षा में शिक्षण के नए प्रयोग करने की मांग लेकर 1 वर्ष पहले आए थे। उस समय मैंने इनको पोंगा पंडित ही समझा था। मैंने इन्हें यह सोचकर प्रयोग करने की इजाज़त दे दी थी कि ऐसे बहुतेरे हैं, जब चुनौती सामने आ खड़ी होगी तब भाग जाएंगे। सच माने मुझे इनमें कतई विश्वास नहीं था, पर मुझे आज स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने सफलता के साथ प्रयोग किए हैं। इन्होंने मेरे विचारों में भी परिवर्तन किए हैं और मुझे यह स्वीकार करने को बाध्य किया है कि प्राथमिक शाला में शिक्षण के इस पुराने ढर्रे को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे जैसे अध्यापकों और अधिकारियों को अब छुट्टी लेकर शिक्षा जगत में नई पीढ़ी के कल्पनाशील विचारकों को स्थान देना चाहिए। मैं अपनी प्रसन्नता किस तरह व्यक्त करूं? इनकी कक्षा के इन विद्यार्थियों को देखिए। कितने सारे विद्यार्थी अनुशासित, स्वस्थ और प्रसन्न हैं। इनकी क्षमताओं में कितनी अभिवृद्धि हुई है, इसका साक्षी मैं स्वयं हूँ। मैंने इनके माता पिता की संतोषयुक्त वाणी बार बार सुनी है। बड़े साहब का भाषण समाप्त हुआ। सब अपने अपने घर गए। मैं भी 1 वर्ष के
अपने सफल प्रयत्नों पर खुश होता हुआ घर पहुंचा और नवीन शिक्षा के उज्जवल भविष्य का मधुर स्वप्न देखने में लीन हो गया।